हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद है कि कल से जो आप लोगों की मुख्य परीक्षा शुरू होने वाली है 71वीं यूपीएससी मेंस की, उसकी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप लोग बिल्कुल कल जो निबंध का पेपर है आई थिंक उसमें आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो 27 अप्रैल को जो आपका जीएस पेपर 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा 71वीं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, तो उसमें जो सेक्शन 3 है यानी कि डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है, उस सेक्शन के लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी मुकम्मल हो गई होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनको अगर यदि आप ध्यान में रखें 27 अप्रैल 2026 के 71वीं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 में डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान तो निश्चित तौर पे आप आसानी से उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे और आप 100% स्कोर यानी कि 72 लेके आएंगे। तो चलिए कैसे हम लोग क्या कौन सा टिप्स हम लोग अपनाएं डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, उस पर हम लोग आज संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सेक्शन 3 है उसमें डीआई के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल आपके 4 प्रश्न होते हैं जिनमें 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। एक जो आपका पहला जो प्रश्न होता है, अब उसका नंबर कितना होता है ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 और इसके और में होता है दूसरा क्वेश्चन नंबर, ये भी होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके और में होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको चुनना है और इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको चुनना है और इन दोनों प्रश्नों को आपको उत्तर देना है और आपको 72 लेके आना है। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम होता है वो एग्जाम सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि एग्जाम आपके मैनेजमेंट का टेस्ट है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के दौरान किस प्रकार से आप मैनेजमेंट करेंगे कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस दौरान एग्जाम के दौरान आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या आपने मैनेजमेंट किया। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण कुछ टिप्स हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो एक तरह से मेरा ये आपको सुझाव है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए रिलेवेंट है तो आप इसको अपनाना, और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप अपनी प्लानिंग के संग जाना। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का यह था कि सर क्वेश्चन चूज करने में दिक्कत होता है। जैसे आपने देखा कि 17वीं यूपीएससी में क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ थे, लेकिन बच्चों का जो क्वेश्चन उन्होंने जो एडॉप्ट किया, जो चूज किया, वो क्वेश्चन उन्होंने गलत चूज कर लिया, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ा, उनको कठिनाई हुई। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न को चुनते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को चुनने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रश्न को कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, प्रश्न को हम लोग कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन 1 का हो बात या क्वेश्चन 2 का बात। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब आप में से जो मैक्सिमम जनसंख्या है उनका ये लॉजिक होता है, उनका तर्क होता है कि सर अगर यदि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ने लगे, अगर यदि क्वेश्चन पे ही अगर हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया तो फिर तो डीआई के क्वेश्चन या तो छूट जाएंगे या कोई दूसरे प्रश्न छूट जाएंगे। ये आपकी जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रश्न को अगर यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मान लो कि ये दोनों प्रश्नों को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगा। ठीक है, और इन दोनों प्रश्नों को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 10 मिनट का समय लगा। ठीक है, अगर यदि एक एक प्रश्न पे बात किया जाए तो अगर यदि 5 मिनट का समय अगर आपने इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ने में, उसका एनालिसिस करने में अगर आपने दिया, तो आप आसानी से यह फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हम पकड़ें। क्योंकि अगर यदि आपने इस 5 मिनट बर्बाद न करने के चक्कर में अगर क्वेश्चन अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया
गलत एडॉप्ट कर लिया तो यह 5 मिनट बहुत महंगा पड़ने वाला है आपके लिए। देखा होगा आपने 17वीं बीपीएससी में कि जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान था। जो उसके जो और में जो क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन जो टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। जबकि उसके कंपैरिजन में जो दूसरा जो बार वाला जो क्वेश्चन था, मल्टीपल बार वाला, वो उसके कंपैरिजन में आसान उसका कैलकुलेशन था। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने भी, आपको याद आ रहा होगा कि जिन बच्चों ने भी अगर टेबल के क्वेश्चन को पकड़ा तो उनको कठिनाई हुई, और जिन बच्चों ने मल्टीपल बार वाले क्वेश्चन को पकड़ा होगा वो बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकालने गए होंगे। ठीक है, तो इस 5 मिनट का बहुत महत्व है। ठीक है, वैसे 5 मिनट तो लगेगा नहीं, 2 या 3 मिनट में आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन हम 5 मिनट लेके चलते हैं। ठीक है ना। अगर यदि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 5 मिनट अगर आपने यह डिसाइड करने में लगाया कि कौन सा बेहतर क्वेश्चन है, और बाकी के अगर यदि क्वेश्चन को अगर आपने 15 मिनट में या 20 मिनट बना लिया तो ओवरऑल आपने 25 मिनट में क्वेश्चन को बना लिया। ठीक है, आप 1 घंटा मान के चलना है कि 1 घंटा हमको डीआई को देना है। ठीक है, तो वैसे ही अगर यदि आपने 20-20 मिनट में अगर दोनों क्वेश्चन को बना लिया तो 40 मिनट, और 5-5 मिनट अगर यदि आपने क्वेश्चन को चूज करने में लगाया तो 50 मिनट में आपका क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर यदि मान लो, सपोज करो कि इस 5 मिनट को बचाने के चक्कर नहीं आपने बचाया, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया जो कैलकुलेटिव है, तो क्या होगा, वो 20 मिनट हो सकता है कि 40 मिनट लग जाए, 45 मिनट लग जाए, जैसा कि 17वीं बीपीएससी में आप लोगों के संग घटना घट चुकी होगी। जो भी आप लोगों से जो भी बच्चे मेंस लिखा होगा 17वीं का, उनको बेहतर याद आ रहा होगा इस चीज़ को, है ना। तो अब इसी अगर एक ही क्वेश्चन में 45 मिनट लग गया, 2 क्वेश्चन को मिला के 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लग गया, अब आप पैनिक कर जाएंगे। अब पैनिक करेंगे, नतीजा ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट के प्रेशर में हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ घट गई हो, जो बहुत सारे बच्चों के संग हुआ है। और जब ये पैनिक सिचुएशन हो जाएगा तो जो बाकी के जो क्वेश्चन, जो पोर्शन है, चाहे आपका सेक्शन 1 हो या आपका सेक्शन 2 हो, वहां आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी सलाह होगी, ये 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा रख दिया है, 2 या 3 मिनट में आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल होगा। कैसे आप इन प्रश्नों में से कैसे प्रश्नों को चुनेंगे, तो उसके कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, उसके आधार पर क्या करेंगे, आप काम करेंगे। ठीक है, पहला चीज, जो दोनों प्रश्न दिए गए हैं, है ना, इन दोनों प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं, जो दोनों प्रश्न दिए गए हैं, क्या उनका जो डेटा है वह आसानी से फाइंड आउट हो रहा है। पहला देखना है, डेटा आसानी से फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, डेटा आसानी से फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो, सपोज करो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डेटा जो है वह आसानी से आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो इसका जो और में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डेटा आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतर है। ऐसे ही ये सेकंड वाले में, अगर पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला जो क्वेश्चन है, इसका डेटा अगर आप आसानी से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, जबकि इस दूसरे का नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है। राइट, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि क्या डेटा आसानी से फाइंड आउट हो पा रहा है। जब अगर यदि दोनों क्वेश्चन में से जिस क्वेश्चन का डेटा आसानी से फाइंड आउट हो रहा है, वह आपके लिए आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है। दूसरा, सब क्वेश्चन की संख्या कितनी है। सब क्वेश्चन की संख्या कितनी है। मान लो, सपोज करो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी ई एफ जी तक दिया गया है, और इसमें अगर मान लो कि ए बी सी डी तक ही दिया गया है, ई तक दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कंपैरिजन में इसमें आपका समय कम लगने वाला है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन की संख्या कितनी है। ठीक है ना। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, क्या सब क्वेश्चन में पूछे जाने वाली, सब क्वेश्चन में पूछे जाने वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके रेंज में हैं, हमारे रेंज में हैं। ठीक है। मान लें, सपोज कि इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया गया सब क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है ए बी सी डी तक ही दिया गया है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन है
और 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है या 2 क्वेश्चन में जो पूछा गया है चीजें वो हमारे एकदम पूरा पल्ले पर ही नहीं रहा है। तो फिर इस 4 क्वेश्चन को हम लेके क्या करेंगे, आचार संहिता नहीं डालेंगे। और इसी में अगर यदि मान लीजिए कि ABCDEFG तक है, ठीक है, और अगर यदि वो सारे के सारे जो सब क्वेश्चंस हैं उसमें जो पूछे गए हैं जो डिमांड है उस क्वेश्चन का वो अगर हमारे रेंज में है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप आप ये करेंगे कि दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, क्वेश्चन में डेटा आसानी से फाइंड आउट हो रहा है। तीसरा स्टेप, सब क्वेश्चंस की संख्या कितनी दी गई है, ठीक है। चौथा स्टेप, क्या सॉल्यूशन कम कैलकुलेटिव है, क्या सॉल्यूशन जो है कम कैलकुलेटिव है। मान लो कि ABCD दिया गया है लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है तो वो क्वेश्चन आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में जो यूनिट दिए गए हैं, प्रश्न में जो यूनिट दिए गए हैं उनका ज्ञान है या नॉलेज है। जैसे मान लीजिए कि टन दिया गया है तो 1 टन में कितना किलोग्राम होता है। अगर मान लीजिए कि आपका उत्पादकता का क्वेश्चन है तो कैसे आप निकालेंगे। लिंगानुपात के बारे में आपको पता है कि नहीं कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में दिया गया है क्वेश्चन में, या प्रति 100 महिलाओं में पुरुषों की संख्या के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, उनकी समझ आपको है या नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पकड़ने में इन सब जब बिंदुओं पे जब आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्नों को जब ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये इन दोनों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये इन दोनों, ठीक है, दोनों को पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, डाटा किसमें आसानी से फाइंड आउट हो रहा है, सब क्वेश्चन की संख्या कितनी है, सब क्वेश्चन में पूछे जाने वाले कंसेप्ट आपके रेंज में है या नहीं, और प्रश्न में जो यूनिट दिए गए हैं उनका आपको ज्ञान है या नहीं। इन पैरामीटर्स पे जब आप दोनों क्वेश्चन को आप 2 या 3 मिनट में जब आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को हमको पकड़ना चाहिए। अगर यदि मान लो कि ये क्वेश्चन टफ है और दूसरा क्वेश्चन आसान है तो आप क्या करेंगे, आसान वाले प्रश्न को पकड़ेंगे। यदि दोनों क्वेश्चन आसान है तो दोनों क्वेश्चन में कौन सा कंपैरेटिवली जो है वो आपके लिए आसान है उस क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे। ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी भी आप अपनी विद्वता का परिचय मत देना कि मेरा मैथमेटिक्स ऐसा है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूँ, हमसे कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा, हम क्यों आसान, ये सब नहीं, ये झूठ मूठ का ईगो नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, कौन से प्रश्न को आपको पकड़ना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल दें, ये 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये 17वीं बीपीएससी का जो पहला नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी वर्ष 1994 से 2000 के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अर्हता प्राप्त एवं चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। 17वीं बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चलाया था उसका एज इट इज क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डेटा कितना है, देख रहे हैं ना, तो डेटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि पहला आपके लिए एक वार्निंग आपका साइन हो गया कि डेटा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कैलकुलेटिव है। तब भी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न है। किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का
हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम है? वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम है? किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम है? और किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्नों में कहीं कोई ट्विस्ट नहीं है, बस क्या है, प्रश्न आपका कैलकुलेटिव है। तो पहली नजर में ये प्रश्न जो है वह आसान है, कैलकुलेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं। जो मैक्सिमम बच्चे जो गलती किए 17वीं में, या जो हम लोगों ने टेस्ट 20 का जो हम लोगों ने लेसन किया था, जो आपका 14 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ था, उसमें सेम पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन दिया था, पहला नंबर क्वेश्चन, और उसमें मैंने ABCDEFG तक क्वेश्चन दिया था। जिन जिन लोगों का 66 नंबर आपके टेस्ट में है, ठीक है, जिनका 72 है उनका तो कोई बात ही नहीं है, जिनका 66 नंबर है उन्होंने क्या किया है, उस G नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। कैसे क्यों नहीं किया है? क्योंकि जिस तरीके से इस क्वेश्चन में एक पेज में ये ई नंबर ही है, और 17वीं BPSC में बहुत सारे बच्चों ने इस F नंबर क्वेश्चन को बनाया ही नहीं, वैसे ही टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने 6 नंबर के G नंबर क्वेश्चन को बनाया ही नहीं। तो अब बताओ कि क्वेश्चन बहुत आसान होने के बाद भी कि वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से कुल चयनित अर्हता प्राप्त एवं शामिल उम्मीदवारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना आसान प्रश्न होने के बाद भी आपने क्या किया, प्रश्न को सॉल्व ही नहीं किया। तो प्रश्न को सॉल्व नहीं किया तो क्या हो गया, आप वैसे ही दौर से बाहर हो गए। अरे बात समझ में? ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के संग कि क्वेश्चन के हर पोर्शन को देखना है पलट के, इतना भी हड़बड़ी नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं आप पढ़े। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। तो अब मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया पिछले बार कि अब उन्होंने जैसे ही देखा कि क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट है, कोई ट्विस्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है, आसान है, उन्होंने इस और नंबर क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की, और यहीं पे उन बच्चों ने क्या किया, ब्लंडर कर दिया, गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना कैलकुलेटिव है कि मिनिमम टाइम लिया होगा तो 30 मिनट से कम टाइम नहीं लिया होगा, मुझे लगता है कि 35-40 मिनट से कम टाइम नहीं लिया होगा उस क्वेश्चन, इतना कैलकुलेटिव है कि, और इतना डेटा है इसमें कि अगर एक मान लो कि एक भी डेटा अगर आपका ऊपर नीचे हो गया, कहानी खत्म हो गया। देख रहे हैं ना कितना डेटा है? ठीक है, तो आपका काम यह है कि जो 1 या 2 मिनट में जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, संग में अब इस क्वेश्चन को ही पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो भी बच्चे आप में से 17वीं DI स्पेशल टेस्ट में जुड़े हुए थे, उनसे आप पूछना कि जो अंतिम दिन जो क्लास डिस्कशन हुआ 4 घंटे का, उसमें इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, और ये भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने। बस फर्क क्या था कि इस क्वेश्चन को हमने टेबल के फॉर्म में बना के डिस्कस किया था, बाकी इसमें ये मल्टीपल बार के रूप में पूछा गया है, बाकी डेटा वगैरह सब सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया लेखा चित्र किसी देश में वर्ष 2002 से 2005 के दौरान 3 फसलों धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन टन में, ठीक है, को दर्शाता है। चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए ये एकदम आसानी से डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान डेटा है, ये देखिए कितना लेंदी डेटा है, और ये देखिए ये कितना आसान डेटा है कि आपका 62 टन धान है, 20 टन गेहूं है, 35 टन मक्का है। ऐसे ही 3 में 48 टन धान है, 34 टन गेहूं है, 15 टन मक्का है। जो आपका डेटा है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला जो क्वेश्चन है और ये जो और वाला क्वेश्चन है, इसके कंपैरिजन में डेटा फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, डेटा जो है बहुत लेंदी, बहुत घिचपिच नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश में वर्ष 2002 से 2015 के दौरान धान, गेहूं और मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कि इतना ये लेंदी जो डेटा है, इसके मुकाबले में ये डेटा भी कम है और आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
विचाराधीन वर्षों के दौरान मक्का का कुल उत्पादन तीनों फसलों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? कितना एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट नहीं। विचाराधीन वर्षों के दौरान गेहूं का औसत उत्पादन धान के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है? देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है। मक्के का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ाया अथवा घटाया जाए कि देश में 2002-2005 के दौरान मक्के का कुल उत्पादन धान के कुल उत्पादन का ठीक आधा हो जाए? ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। ये सब वैरायटी के प्रश्न आपसे कराए गए हैं टेस्ट में, अलग अलग टेस्टों में। ठीक है, यदि वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन 50% बढ़ जाता है तथा धान का उत्पादन 40% कम हो जाता है तो धान का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत होगा? अब जब दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा, इस प्रश्न को हमने पढ़ा और इस प्रश्न को हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि इसमें सब क्वेश्चन की संख्या 6 है, इसमें सब क्वेश्चन की संख्या 5 है। एक तो सब क्वेश्चन की संख्या कम है, दूसरा हमने यह देखा कि इसमें डेटा को फाइंड आउट करना, डेटा को क्वेश्चन में पुट करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक भी डेटा इधर से उधर हुआ पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ डेटा जो है वो पुट करना आसान है। ये जो आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं और ये जो क्वेश्चन जो है ये कम कैलकुलेटिव हैं। तो जो भी बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 का और पकड़ा होगा वो फायदे में रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का और जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट में क्वेश्चन बनने वाला है। 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आप अगर बहुत अच्छे से अगर एकदम रच रच के लिख रहे हैं तब भी आप जो है वह 20 मिनट में क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिख देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पकड़ा होगा ये टेबल वाला, मुझे नहीं लगता है कि 35-40 मिनट से कम उसको लगा होगा, और कितने लोगों का इसमें डेटा सही होगा ये भी मुश्किल है। ठीक है, अगर डेटा मेंटेन करने के चक्कर में, एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में स्पीड तो घटा ही होगा। तो आपको कौन सा क्वेश्चन पकड़ना चाहिए? आपको क्वेश्चन पकड़ना चाहिए ये। तो दोनों क्वेश्चन को आपने पढ़ा, क्वेश्चन के नेचर को समझा, डेटा आसानी से फाइंड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखा, सब क्वेश्चन की संख्या कितनी है ये देखा, जो है सब क्वेश्चन जो है वो हमारे उसकी जो प्रकृति है, उसका जो डिमांड है हमारे नेचर, हमारे रेंज में है कि नहीं, इसको देखा। कैलकुलेशन जो है वो किसमें आसानी से हम कर सकते हैं ये आपने देखा। इस आधार पे आपने क्या किया? क्वेश्चन का चयन कर लिया। आ रही बात समझ में? ऐसे ही आप जो आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई चार्ट के क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों को जो सी नंबर का क्वेश्चन है और जो जो डी और सी और ई नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बनाने में उनको दिक्कत हुआ है ना। बहुत सारे बच्चे आज भी इसमें लगे हुए हैं कि 3 अनुपात होगा, ये 2 अनुपात होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आपने क्या किया? तुरंत इसको पकड़ लिया, आपने इसको पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर जो बच्चा, ये भी आपके टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज टेस्ट सीरीज का 17वीं का क्वेश्चन है ना, जिस बच्चे ने इसको पकड़ा होगा वो जो ये जो सब क्वेश्चन है ये आपके जो पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है उससे इसमें ट्विस्ट कम है और ये बहुत आसानी से ये प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, बहुत आसानी से, इसके मुकाबले में बहुत आसानी से ये प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बिंदु बताया, ठीक है, उन बिंदुओं पर आप क्या करेंगे? काम करेंगे, उस बिंदुओं को आप दिमाग में रखेंगे क्वेश्चन को एडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब सेकंड जो है आपका पार्ट वो है कि भाई जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन कौन सी रणनीति अपनाएं। ठीक है, प्रश्न को हल करने के दौरान क्या क्या करें। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने 20 टेस्टों में इस चीज़ को बहुत बखूबी सीखा है, लेकिन तब भी हम लोग एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न को हल करने का तरीका। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम आप यह देखेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए टेबल बनाना जरूरी है या नहीं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि एकदम क्वेश्चन कोई भी मिला, टेबल भी है तो उसमें टेबल बना दिए आप, है ना। कोई ऐसा डाटा जो आसानी से फाइंड आउट हो रहा है वहाँ भी आपने क्या किया? टेबल बना दिया। ध्यान रखिए, टेबल के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला।
लेकिन अगर अधिक आपने टेबल गलत बना दिया, टेबल में डेटा आपने गलत फीड कर दिया, नंबर कटेगा जरूर। ठीक है, टेबल बनाइएगा, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये टेबल गलत बना दिया तो नंबर कटेगा जरूर। ठीक है, और अगर यदि डेटा उसमें आपने गलत फिट कर दिया है और उस टेबल का रेफरेंस लेके आप आगे बढ़ गए हैं, पूरे प्रश्न को बनाए हैं, प्रश्न पूरा खराब। ठीक है, इसलिए आवश्यक हो तब ही टेबल बनाएं। ठीक है, पहला आपके लिए सुझाव है कि आवश्यक हो तब ही टेबल बनाएं। टेबल किसके लिए बनाते हैं? टेबल हम अपने सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक है, टेबल अपने सुविधा के लिए हम लोग बनाते हैं। अरे बात समझ में? ठीक है, टेबल बनाए जब भी कोई भी डायग्राम या ग्राफ दिया गया है, कोई भी ग्राफ या आपका जो डायग्राम दिया गया है, जब उससे जब आप टेबल बनाते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि बच्चे तुरंत टेबल खींच दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं। जो आपका प्रश्न जो ग्राफ या डायग्राम दिया गया है, तो एक लाइन जब टेबल बनाते हैं, है ना, जब इससे आप टेबल को जब फ्रेम कर रहे हैं, डायग्राम या ग्राफ से जब आप टेबल फ्रेम कर रहे हैं, तो एक लाइन ऊपर आप जरूर लिखें कि दिए गए ग्राफ के आंकड़ों को सारणीबद्ध करने पर, दिए गए जो भी ग्राफ है या चार्ट है, दिए गए ग्राफ के आंकड़ों को सारणीबद्ध करने पर। ठीक है, जब आप सारणीबद्ध जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप एग्जामिनर को यह बताते हैं कि जो डायग्राम दिया गया है उसको हम उसी आंकड़े को, डायग्राम में जो पुट आंकड़ा है, जो डेटा है, उसके लिए हम एक टेबल फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यह बताते हैं कि आप एक जो नियम है, जो कानून है, उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये जो लाइन लिखेंगे, इस लाइन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा और नहीं इसके लिए कोई नंबर आपका कटेगा, लेकिन ये लाइन जो है, लाइन एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा। ठीक है, एग्जामिनर को प्रभावित करेगा, और जो आप इस लाइन के माध्यम से जो एग्जामिनर पे अपना इम्प्रेशन जब जमाएंगे, तो यह इम्प्रेशन कहीं ना कहीं आपको पे करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं आपने कोई माइनर मिस्टेक कर दिया, भूल कर दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा? आपका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, उससे एग्जामिनर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है कि वहाँ नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर यदि आपने अपने इस प्रेजेंटेशन के तरीके से अगर यदि एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं किया है, तो जहाँ आपको जितना नंबर बनना है वहाँ तो आपको दे देगा। लेकिन अगर यदि कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुआ है, कोई मानवीय भूल हुआ है, तो फिर एग्जामिनर के सहानुभूति का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे और वहाँ वो नंबर आपको काट देगा। ठीक है, और एक एक नंबर के लिए क्या है? मारामारी है। ये आपको पता ही होगा कि बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से छटते हैं। ठीक है ना? तो टेबल आवश्यक हो तभी बनाएं। जब भी टेबल बनाएं किसी भी ये ग्राफ या डायग्राम से, तो एक लाइन जरूर ऊपर लिखें, जो भी आपका ग्राफ या डायग्राम दिया गया है उसके आंकड़े को सारणीबद्ध करने पर। टेबल कब बनाएं? अगर यदि मान लो, ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक आंकड़ा दिया गया है, 2 से अधिक आंकड़ा दिया गया है, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया गया है, या मान लो आपका दे दिया गया प्रोडक्शन दे दिया गया, इंपोर्ट दे दिया गया, एक्सपोर्ट दे दिया गया, कुछ और उसमें डेटा दे दिया गया। ठीक है, या मान लो कि आपको दे दिया, आपको किसी देश का पॉपुलेशन दे दिया, उसमें मेल फीमेल का दे दिया, या राज्यों का पॉपुलेशन दे दिया, मेल फीमेल दे दिया, फिर उसमें लिटरेसी रेट दे दिया, फिर लिटरेट इलिटरेट दे दिया, उसमें फिर बच्चों को। तो जब 2 से अधिक जब आंकड़े हों तो क्या करो कि फिर तब आप टेबल बना लीजिए। लेकिन पहले से अगर एक टेबल में ही कोई डेटा अगर फीड है तो उसके लिए टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, ठीक है, तो जो मेन जो टेबल बनाएं, अगर यदि सब क्वेश्चन में टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर मेंशन करें। जैसे मान लो कि अगर यदि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर अगर यदि मान लो कि 1 है, ठीक है, और 1 में मान लो कि A B C D E, ठीक है, आपको 5 आपको सब क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप अगर यदि मान लो कि पहले नंबर क्वेश्चन के लिए एक मेन टेबल यहां बना रहे हैं, मेन टेबल बना रहे हैं, तो आप जरूर यहां मेंशन कर दें टेबल 1।
मान लो कि आपने टेबल बनाया, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे टेबल 1, ठीक है। वैसे ही मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, तो आप अगर दूसरे क्वेश्चन के लिए भी अगर आप टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप मेंशन कीजिए टेबल 2, ठीक है। अब इस टेबल 1 के आंकड़ों के आधार पे क्या कर सकते हैं आप, ABCD आप बना सकते हैं, ठीक है। या इस टेबल 2 के आंकड़ों पे जो आपका ABCD दिया गया है, मान लो कि यहाँ भी दिया गया है ABCDE, ये दिया गया है, इसको आप बना सकते हैं। अगर यदि आप हर क्वेश्चन के लिए टेबल बना रहे हैं टेबल के फॉर्म में, जैसे शुभम बाबू हैं हर क्वेश्चन के लिए टेबल बनाते हैं, तो अगर यदि मान लो कि टेबल के फॉर्म में अगर यदि आप अपना उत्तर देना चाहते हैं, तो स्मार्ट तरीका है कि आप इसके लिए 1.1, 1.2 टेबल ऐसे लिखिए, है ना। अगर मान लो कोई एक टेबल बना रहे हो उसके लिए, तो टेबल 1.1, फिर लिखो इसके लिए दूसरा टेबल बना रहे हो तो टेबल 1.2, इसके लिए बना रहे हो तो टेबल 1.3, ठीक है, इसके लिए बना रहे हो तो 1.4, इसके लिए बना रहे हो तो 1.5। ये भी प्रेजेंटेशन का स्मार्ट तरीका है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा टेबल, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा टेबल, इसमें बना रहे हैं तो 2.1 टेबल, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। आप गए होंगे जब वहाँ पे पटना में, तो अभी विभिन्न होटल में रुके होंगे तो देखते होंगे ना कि कमरा नंबर 104, तो जैसे मान लो कि फ्लोर नंबर 1 है तो उसको क्या किया उन्होंने 104 कर दिया, है ना, 105 कर दिया, 10। इसका मतलब थोड़ा है कि उस होटल में 104 कमरे हैं आपके, ठीक है। वो क्या किया उन्होंने, एक स्मार्ट तरीका अपनाया। उससे क्या होता है, उससे जो आपका जो कस्टमर है उसको भी अच्छा लगता है चीज़ों को, है ना। प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या करें, आप टेबल को ये करें, ठीक है। जब भी टेबल बनाएं, ठीक है, तो जब टेबल बनाएं तो टेबल में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो आपके जो कॉलम हैं, जो आपके जो बॉक्स हैं, ठीक है, इसके जो उप शीर्षक हों वो उपयुक्त तरीके से आप दें, उप शीर्षक, ठीक है। फिर जैसे मान लो सपोज करो, ठीक है, कि यहाँ पे अगर एक वर्ष लिखा गया है, वर्ष अगर एक मान लो कि यहाँ पे दिया गया है 1992, 1993, 1994, 1995, ऐसे आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ मान लो कि यहाँ पे दिया गया है उत्पादन, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका, चलो मान लो कि यहाँ पे दिया गया है आयात और यहाँ पे दिया गया है निर्यात। अब अगर देख ग्राफ में अगर दिया गया है आंकड़े टन में है, ठीक है, और उत्पादन मान लो कि ऐसे दिया गया है 50, 55, 60, 48, ठीक है। यहाँ आयात मान लो कि दिया गया है 32, 36, है ना। फिर आपका दिया गया है आपका 30, फिर यहाँ दिया गया है 25, यहाँ दिया गया है मान लो कि 10, 18, यहाँ 20, यहाँ भी मान लो कि 25, ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब जो ग्राफ या डायग्राम से जो आपने टेबल बनाया उसमें अगर आंकड़े आपके टन में दिए गए हैं और इस टेबल में अगर आपने टन में इसको मेंशन नहीं किया तो एग्जामिनर को पूरा राइट है कि आपको काट दे, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए क्या करें, या तो इनको इसमें लिखें उत्पादन ब्रैकेट में टन में, ठीक है, या यहीं पे लिख दें, ठीक है, कि आंकड़े टन में। अब 10 टन है, 5 टन है, कितना टन है ना, आंकड़े टन में जब लिख दिए, या इन सब के या तो ऐसे लिख दें तो समझ में आ जाएगा कि उत्पादन टन में है, या आयात भी टन है, या निर्यात टन है, ठीक है। या तो यहां लिख दें या यहां लिख दें। अब अगर यदि आपने यहाँ टन लिख दिया और 50, अब अगर यदि आपने 50 टन इस तरह लिख दिया तो इसका मतलब यह हो गया 50 टन टन, टन टन, है ना। तो अगर आपने यहाँ मेंशन कर दिया है या यहाँ मेंशन कर दिया है तो यहाँ मेंशन करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब टेबल के लिए क्या होता है, टेबल के लिए आपको जरूरी चीज़ें हैं कि जो भी आपके कॉलम हो उसमें उपशीर्षक और यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जब भी आप डायग्राम से टेबल जब आप बनाते हैं, चाहे आपका पाई चार्ट हो, चाहे आपका लाइन ग्राफ हो, आपका बार हो, मल्टीपल बार हो, तो जो भी डेटा आपने भरा है
उन डेटा को एक बार जरूर से चेक कर लें दोबारा कि आपने सही डेटा भरा है या नहीं भरा है। 17वीं बीपीएससी में आप लोग के ही मित्रों में से 5-6 ऐसे बच्चे हैं जिनको भी इंटरव्यू देना चाहिए था 17वीं बीपीएससी का, वो इसलिए वो छट गए क्योंकि डीआई के लिए उन्होंने जो भी टेबल फ्रेम किया उसमें उन्होंने माइनर मिस्टेक कर दिया या कहीं डेटा पुट करने में उन्होंने मिस्टेक कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि पूरा जो है वो खत्म हो गया, कहानी पूरा 36 नंबर चला गया उनका। ठीक है, तो जब भी आप डेटा भरें तो उस डेटा को एक बार चेक जरूर कर लें। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब जब टेबल का रेफरेंस लेके जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन अपना बनाते जाइए। ठीक है, अब सपोज करो, ठीक है, कि मान लो कि ये टेबल आपका पेज नंबर 1 पे बना है, कोई अगर यदि डी नंबर क्वेश्चन जो है वो आगे पेज नंबर 3 पे है। अब अगर यदि कह रहा है कि 1993 में जो है, मान लो कि ये देश है, कोई देश है जिसका ये दिया गया है, ठीक है, उत्पादन, या कोई राज्य है, बोल रहा है कि 1993 में उस देश में उपभोग के लिए अनाज कितना था। मान लो कि अनाज का ये आंकड़ा है ना, अनाज कितना था। तो अब अगर यदि आप एक टेबल यहीं पे बना दिए हैं उपभोग का, और तो उपभोग का क्या होता है, उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात। तो 55 प्लस 36 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो गया आपका, 6 5 11 और 5 3 8 1 9 में से 18 गया, तो ये हो गया 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, 73 टन जो है वो आपका बच गया। 6 5 11, 5 3 8 1 9 में से 18 गया, तो 11 में से 8 गया 3 और 8 में से गया 73 टन बच गया। अब अगर यदि मान लो कि यहीं पे अगर आपने उपभोग का 73 टन लिख दिया है और ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है, अब आपने कह दिया कि सारणी से स्पष्ट है कि उपभोग के लिए जो है वो 1993 में अनाज हमारे पास 73 टन है, एक लाइन लिख दिया। आपने सैद्धांतिक तौर पे कोई गलत तो काम नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मुझे बताओ क्या उचित है। आप अगर अधिक एक लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर को कह रहे हैं कि सारणी से, मतलब एग्जामिनर को आप यह कह रहे हैं कि तुम चले जाओ बेटा उठ के पेज नंबर 1 पे और जाके वहां पे सारणी में अपना देख लो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने एग्जामिनर को सहूलियत प्रदान नहीं की। तो जब एग्जामिनर को सहूलियत प्रदान नहीं की तो वो आपको नंबर नहीं प्रदान करेगा। ठीक है, टिट फॉर टैट है ना, गिव एंड टेक का नियम है। तो आप क्या करें कि चूंकि ये टेबल आपने अपने फायदे के लिए बनाया, अपने सुविधा के लिए बनाया है, तो जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से टेबल का रेफरेंस लेते हैं लेकिन टेबल के आंकड़े को भरना शुरू कर देते हैं, ठीक है, भर के क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत स्मार्ट तरीका है, उस तरीके से आप बनाइए। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1993 में, आप जैसे मान लो कि उत्पादन आपने लिख दिया 55 टन, ठीक है, फिर वर्ष 1993 में मान लो कि एक्सपोर्ट आपका कितना हो गया, एक्सपोर्ट हो गया 18 टन, ठीक है, वर्ष 1993 में इंपोर्ट आपका कितना हो गया। अब यहाँ पे मैंने जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा है, आप PEI मत लिखना, उत्पादन लिखना या प्रोडक्शन लिखना, एक्सपोर्ट लिखना या निर्यात लिखना, इंपोर्ट या आयात लिखना। कितना है, 36 टन, है ना, लिख दिया इसलिए। ठीक है, वर्ष 1993 में देश A की जनसंख्या के लिए उपभोग हेतु उपलब्ध अनाज बराबर उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात, यानी कि 73 टन। 4 स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट, 6 का 6 नंबर या 8 का 8 नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल के डेटा को यूज कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप चौथे नंबर पेज पे पहुंच गए हैं और अगर यदि आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ जाके देखो कि जो हम पेज नंबर 1 पे जो टेबल बनाए हैं वहाँ से आप डेटा अपना फाइंड आउट कर लो और हमारा आंसर को आप राइट कर दो। तो अगर यदि मान लो कि एग्जामिनर अगर एक लिबरल है, क्योंकि देखो ये कोई कंप्यूटर तो चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, कि उसमें संवेदना नहीं है, उसमें ईगो नहीं है, है ना, उसकी पूर्व धारणाएं नहीं है,
तो अगर यदि एग्जामिनर अगर लिबरल है तो वो तो आपको नंबर दे देगा, लेकिन अगर एग्जामिनर लिबरल नहीं है, खड़ूस है, बीवी से लड़ाई करके बैठा हुआ है, तो बीवी को तो कुछ कह नहीं सकता है घर पे, है ना, तो सारा गुस्सा जो है वो तुम पे उतार देगा, नंबर काट देगा। नंबर काट देगा, आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव है ना। आप अगर यदि क्लेम करेंगे तो बताएगा कि भैया है ना 8 नंबर का क्वेश्चन था, आपने सारणी, हम आप सारणी का रेफरेंस दे रहे हैं आप वहाँ पे, है ना, तो सारणी का रेफरेंस लिखिए, लेकिन जो आपके डेटा है, मेन डेटा, उसको आप मेंशन करते जाइए। एक स्मार्ट तरीका लगेगा आपको, जैसे गोविंद का कॉपी है, गोविंद बहुत अच्छा ढंग से इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, वो टेबल बनाते हैं और टेबल का रेफरेंस लेते हैं और डेटा को पुट करते जाते हैं, वो आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जैसे विकास जी हैं, वो भी टेबल के डेटा को लेते हैं ना भाई। कोई ये नहीं सोचेगा, कोई नाराज नहीं होगा कि मैं भी ऐसा बनाता हूँ और सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। जिसका नाम दिमाग में आ गया, ध्यान आ गया, उसको मैंने बोल दिया, ठीक है। इसलिए जो भी लोग हैं ना टेबल के आंकड़े को इस तरीके से मेंशन करके बनाते हैं, उनके चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चाहे एग्जामिनर खड़ूस हो, बीवी से लड़ के बैठा हो या जैसे बैठा हो, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये सब काम जब आप कर लेंगे, जब आप आंसर निकाल लेंगे, तो आंसर जो निकाले उस आंसर को आप जरूर से एक बार तुरंत वहां पे क्विक रिवीजन करेंगे। ये नहीं कि एग्जामिनेशन पूरा हमने क्या किया कि पूरा आंसर लिख लिया, उसके बाद लास्ट दौर में रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट दौर में कभी भी रिवीजन का कभी टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये मेरा भी अनुभव है और आपका भी अनुभव रहा होगा, आपने अगर एग्जाम इससे पहले बहुत सारा दिया है तो, कि एग्जाम में लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने ए नंबर क्वेश्चन बनाया, तुरंत उसका क्विक रिवीजन, बी नंबर क्वेश्चन बनाया, तुरंत उसका क्विक रिवीजन। इसका दो फायदा होगा कि तुरंत उस समय एट ए टाइम पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, अगर कहीं आपने मिस्टेक किया है तो मिस्टेक को सुधार लेंगे, और जैसे ही मिस्टेक को सुधारेंगे आप अगले क्वेश्चन के लिए अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कि अगले क्वेश्चन में ये गलती नहीं होना चाहिए। और अगर यदि मान लो कहीं मिस्टेक नहीं मिला, तो ये जो आपको मोरल कॉन्फिडेंस मिलेगा वो दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी गलती करने की संभावना को न्यूनतम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन बनाएं ABCDEF, है ना, आप तुरंत उसका क्विक रिवीजन करते जाएं, क्विक उसको देखते जाएं, है ना, कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। अगर दिक्कत हुआ होगा उसको तुरंत दुरुस्त करेंगे, दिमाग अलर्ट करेगा आपको, आगे वाले क्वेश्चन में आप नहीं दिक्कत करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो ये जो मोरल बूस्टअप आपको मिलेगा वो अगले प्रश्न को भी बहुत अच्छे ढंग से आपको बनाएगा, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का आप लोगों में से शिकायत होती है या बाद में अपने संतुष्टि होता है कि सर हमको लिखना था कि 7 6s are 42, लेकिन हमने सर जल्दबाजी में लिख दिया 48, सर पता ही नहीं चला। अब जब आप रिवीजन करेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे 7 6s are 42, अरे यार ये मैंने क्या गलत कर दिया, तुरंत क्या करेंगे, इसको ये करके आप दोस्त कर लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन के लिए आप अलर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन संग संग, बाद में कभी मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या सुझाव हमारा जो है, और सुझाव ये है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जब जाएं DI के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसको करवाने के लिए, आप एक जो छोटा जो स्केल होता है उस स्केल को जरूर लेके जाएं, एक पेंसिल जरूर ले लें एक्स्ट्रा। कैलकुलेटर तो आप लेके जाएंगे ही, जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, एक स्केल और क्या है आपका पेंसिल। क्योंकि वैसे तो आप क्वेश्चन वैसा नहीं पूछता है, लेकिन अगर मान लो कि उन्होंने कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, मान लो कि अगर कोई अगर इस टाइप का अगर डेटा है और अगर यदि मान लो कि ये यहां पे है, ये यहां पे है, ठीक है, तो अगर यदि कि यहां पे है तो अगर स्केल होगा तो अगर यदि कि 90 है या 100 है, यानी कि ये 95 होगा, ठीक है। बीच में है तो 95 है, स्केल की सहायता से आप नाप सकते हैं, और 95 और 100 के बीच में है, इसका मतलब कि 5 को डिवाइड करेंगे 2.5, यानी कि 95 और 100 के बीच में है, यानी कि ये होगा 97.5 होगा। तो उस स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, स्केल को ऐसा रखेंगे, आप आसानी से डेटा आप फाइंड आउट कर लेंगे कि डेटा वास्तव में है क्या,
ठीक है। तो स्केल जरूर आप लेके जाएंगे। जो जो बच्चे इधर व्यक्तिगत तौर पे हमसे संपर्क किए, जो उनका कोई भी डाउट था, जैसे रत्नेश जी या आपके शशि भूषण या आपके क्या नाम है उसका, मनीष, है ना, तो इन बच्चों को, या निशा, है ना, इन बच्चों को हमने, या अलका, है ना, इन बच्चों को हमने ये चीज़ को समझाया है कि स्केल को आप लेके जाना। बाकी आप लोगों को भी मैं क्लास में मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि स्केल लेकर रखो, स्केल लेकर रखो, उससे मेजरमेंट में क्या होगा, आपको आसानी होगा। कि अगर यदि कुछ इस टाइप का डेटा आ गया जहाँ पे एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डेटा का, देखो इसमें क्या है, इसमें तो डेटा आप आसानी से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि बीच में दे दिया या बीच में भी दे दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो बीच का बीच दे दिया तो फिर आपको दिक्कत होगा। जैसे 63वीं में 64वीं में उन्होंने पूछा है, हालांकि अब उस टाइप के क्वेश्चन तो वो नहीं पूछते हैं। तो तब भी मेरा यह सुझाव होगा कि आप एक पेंसिल, एक जो है अपना इरेजर जो है वो इरेजर और स्केल जरूर आप लेते जाइएगा, ठीक है ना। एक और मेरा सुझाव आप लोगों को है, क्योंकि अक्सर मैंने टेस्ट के दौरान मैंने देखा है कि आप अनावश्यक रूप से कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। आप अनावश्यक रूप से कैलकुलेटर पर डिपेंड मत होइए। अगर यदि मान लो कि अगर यदि 15 में से अगर 10 को घटाना है तो आपको पता है कि 15 माइनस 10 5 होगा। अब आप लगते हैं इसको भी आप कैलकुलेटर से टिप टॉप कर दें। अरे बीपीएससी अगर यदि आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए कहा है तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि भाई आप वहाँ पे टाइम किल करेंगे। आपको पता है कि 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा, तो आप तुरंत लिख दो। अब जब तक आप 15 माइनस 1 0 दाबेंगे तो क्या होगा, दूसरा जो बच्चा है वो मैनुअली कैलकुलेशन करके आपसे आगे निकल गया है। तो कैलकुलेटर का आप उपयोग वहीं करें जहां पे अति आवश्यक हो, ठीक है। अनावश्यक रूप से अगर यदि कैलकुलेटर को आप उपयोग करेंगे तो दो संभावनाएं बनेगी। एक तो टाइम किलिंग की संभावनाएं बनेगी, और दूसरा कि अगर हड़बड़ी में अगर आपने कोई की उसका अगर गलत अगर यदि प्रेस कर दिया और कुछ अलग उसने कैलकुलेशन कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप में से ही बहुत सारे बच्चे जो 17वीं यूपीएससी में जिनको इंटरव्यू देना चाहिए था, ड्यू टू कैलकुलेटर के गलत इस्तेमाल के कारण वो छट गए, ठीक है। तो इसलिए जहां आवश्यक हो वहीं पे क्या करें, आप कैलकुलेटर का उपयोग करें, ठीक है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक अलग से मेरी चेतावनी कह सकते हैं या राय है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें अगर यदि आपको हिंदी माध्यम को पढ़कर कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तुरंत उसको एक बार इंग्लिश वर्जन आप जरूर पढ़ें। क्योंकि अगर यदि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अगर कहीं कोई अगर यदि विवाद होगा तो आयोग इंग्लिश वर्जन को ही मानेगा, ठीक है। स्पष्ट उनका इंस्ट्रक्शन है कि इंग्लिश अगर कोई विवाद होता है, कोई असंतुष्टि होती है तो अंग्रेजी माध्यम या अंग्रेजी जो वर्जन है इंग्लिश वर्जन उसी को माना जाएगा। अब ये आपको नहीं एकदम रिजिड नहीं होना है कि भाई हम भाई कैसे भाई स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हम काहे पढ़ेंगे इंग्लिश, ये सब फालतू का दिमाग में नहीं, ठीक है। आप एक बार जरूर इंग्लिश वर्जन जरूर आप पढ़ लेंगे। इंग्लिश वर्जन क्या करेगा कि आपको जो है वो बिल्कुल एकदम वो क्लियर कर देगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जैसे मान लो कि अगर कहें कि ए और बी का उत्पादन दिए गए वर्षों में ए और बी का उत्पादन कितना है, तो अब अगर हिंदी में सिर्फ ये लिखा गया है कि दिए गए वर्षों में ए एवं बी का उत्पादन कितना है, तो आप हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में ये कंफ्यूज करें कि ए और बी का अलग अलग निकालना है या दोनों का जोड़ के निकालना है। तो तुरंत अगर यदि आप पहुंचेंगे इंग्लिश वर्जन पे तो अगर उनको अलग अलग निकालना होगा तो ए एंड बी लिखे होंगे या ए एंड बी रेस्पेक्टिवली लिखे होंगे, और अगर जोड़ के निकालना होगा तो ए एंड बी टुगेदर लिखे होंगे या टोटल लिखे होंगे, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे, राइट। तो अगर जब इस टाइप का कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो जरूर से आप इंग्लिश वर्जन को जरूर से आप पढ़ें, ठीक है। आप देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में कि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जो है इंग्लिश वर्जन कुछ और कह रहा है और हिंदी वर्जन कुछ और अलग साउंड कर रहा है, और वो मानेंगे इंग्लिश वर्जन को ही, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे ये नहीं कि नहीं भाई हम हिंदी माध्यम के तो हम इंग्लिश काहे पढ़ेंगे, ये आयोग की गलती है, वो सब फालतू की चीज़ें हैं, है ना। आपको वहाँ एग्जाम को क्रैक करना है, आपको तो नेतागिरी करने गए नहीं हैं आप, तो आप जरूर पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन को, ठीक है। एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सलाह है आपके लिए वो ये है कि देखिए यह आपका कंपटीशन का एग्जाम है, ठीक है। इसमें आप 90% नंबर ला के भी
फेल हो सकते हैं अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 90% एबव ला दिया है नंबर, और आप 55% नंबर ला के भी टॉप कर सकते हैं अगर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वह आपसे न्यूनतम आपसे कम स्कोर किए हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में चाहे वो डीआई के प्रश्न हो, चाहे एसे हो, चाहे जीएस हो, पेपर 1 पेपर 2, अगर आपने सही ढंग से तैयारी की है और अगर यदि प्रश्न कठिन आ गए तो बिल्कुल वहां नर्वस नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं है, प्रश्न सबके लिए कठिन है। चाहे वो डीआई का प्रश्न हो या किसी भी पोर्शन का प्रश्न हो, अगर प्रश्न कठिन है तो सबके लिए है। तो इसलिए वहां पे नर्वस नहीं होना है। और प्रश्न अगर अधिक आसान है तो वह सबके लिए आसान है, तो इसलिए वहां एक्स्ट्रा अलर्टनेस की जरूरत है, क्योंकि आसान प्रश्न ही यह डिसाइड करता है कि आप दौर में बने रहेंगे कि छट जाएंगे। कठिन प्रश्न जो होता है वह सबके लिए कठिन है तो बहुत सारे लोगों की गलतियों की संभावना होती है, लेकिन आसान प्रश्न चूंकि सबके लिए आसान है तो गलतियों की संभावना न्यूनतम होती है। तो अगर यदि आपने अपना कंसंट्रेशन खोया और आसान प्रश्न को अगर आपने गलत कर दिया तो क्या होगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि 71 बीपीएससी जो डीआई स्पेशल टेस्ट 19 का जो क्वेश्चन था वो सारे टेस्ट सीरीज में सबसे आसान प्रश्न था, और हमारा ये उम्मीद था मेरा कि भाई सब बच्चे जो हैं वो 72 लेके आएंगे, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 60 से भी कम नंबर लेके आए। कारण क्या था, कंफर्ट हो गए, उन्होंने अपना कंसंट्रेशन लूज कर दिया, नतीजा क्या हुआ कि नंबर कम आ गया, है ना। तो इसलिए प्रश्न कठिन है तो सबके लिए है, इसलिए नर्वस नहीं होना है, और प्रश्न आसान है तो रिलैक्स नहीं होना है, प्रश्न सबके लिए आसान है। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं, कुछ बिंदुएं हैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो इनके आधार पे आप प्रश्नों का अगर यदि डीआई के प्रश्नों का अगर यदि चुनाव करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतर पोजीशन पे होंगे। बाकी अगर यदि इससे बेहतर कोई आपके पास अगर यदि अपनी कोई प्लानिंग होगी तो आप उस प्लानिंग के संग जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप 72 में 72 स्कोर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरा सहयोग आपके संग है, और अगर यदि आप महसूस करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपके बगल में खड़ा मिलूंगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बैटल फील्ड में बेहतर तरीके से आप अपनी युद्ध कौशल क्षमता का परिचय देते हुए इस युद्ध को जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।